हमने देख लिया कि जो दो फॉर्मूले हमारे पास वो ये वाले हैं। u इज इक्वल टू एक है हाफ सी बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब देखो, अगर मान लो हमें कुछ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज C1, C2, C3 मान लीजिए टिल Cn, ठीक है। तो इन पे चार्ज एक जैसा रहेगा, चार्ज एक जैसा रहेगा तो इसकी जो एनर्जी हम लिखेंगे वो हो जाएगी E1 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1। ऐसे ही इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2 एंड सो ऑन। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई Cn, ठीक है, ये आएगा। अब जो नेट एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी अगर हम निकालें तो वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 टिल En। इसको जोड़ेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू, ये तो आ जाएगा हर एक में। और यहाँ क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 टिल 1/Cn। और सीरीज में ये कैपेसिटर के जुड़ने का फॉर्मूला है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू, तो ये आ जाएगा 1/C इक्वलेंट, तो ये एनर्जी आ जाएगी। तो अगर पैरेलल में, अगर सीरीज़ में है तो इन सीरीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये टोटल एनर्जी आ गई इसकी। इसी तरीके से अगर मान लो पैरेलल में जुड़े होते तो पैरेलल में क्या होता, इस तरह का होता, ये होता C1, C2, C3 ऐसे ही टिल Cn। ठीक है, तो इसके अक्रॉस, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता, मान लो V। तो एक की एनर्जी क्या होती, हाफ C1 V स्क्वायर, दूसरे की क्या होती, हाफ C2 V स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या आ जाता, हाफ Cn V स्क्वायर। तो ये आ गई टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ और V स्क्वायर, तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn, और ये आ जाएगा V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ Cp V स्क्वायर। तो जो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होंगे उनके लिए हम इस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, ये होगा पैरेलल के लिए, ठीक है, और ये कब होगा, सीरीज़ के लिए। इसीलिए मैंने आपको ये एनर्जी कैलकुलेट करना बता दिया। अब एनर्जी देख ली हमने, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो एक बार पहले आप इसको नोट कर लें यहाँ तक पॉज करके, और फिर अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी नाम से थोड़ा सा क्लियर अगर आपको हो रहा हो तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था वो इस तरह से दो प्लेट्स से मिलके बना हुआ है। एक प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे है नेगेटिव चार्ज। इसका एरिया A, दोनों के बीच का डिस्टेंस D, इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, ठीक है। अब इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, वो है हाफ CV स्क्वायर, यही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस B है और डिस्टेंस D है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में मानूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि E इक्वल टू पड़ा था -dV/dr,
तो ये हो जाएगा V/D। और अगर प्लेट एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी हो जाएगी ε0 A/D। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हाफ ε0 A/D, और V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू आएगी E/D। तो ये हो जाएगा E²D²। लेकिन हमने डिफाइन क्या किया है, हमने डिफाइन किया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा A/D। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो वो होगी, एनर्जी कितनी, एनर्जी है हाफ CV², और वॉल्यूम हमें रखना है हाफ CV²। हमने क्या ले लिया, तो D से D कट गया, ये आया हाफ ε0 A E²D, और जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा A/D। तो ये हो जाएगा A/D। A से A कट जाएगा, D से D, ये आ जाएगा हाफ ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको आप एक बार रिवाइज करके देख लें कि किस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, दिस इज एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है C1 और एक है C2। इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। अब इस पे चार्ज क्या होगा, वो होगा Q1 और इस पे चार्ज होगा Q2। अगर हम इन दोनों को किसी भी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं या टच करा देते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वही हम पढ़ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस पे Q1 में, तो Q1 क्या होगा, C1 V1, इसी तरह Q2 क्या होगा, C2 V2। तो इनिशियल जो चार्ज आपको दिख रहा है, तो इनिशियल चार्ज कितना हो गया, वो हो गया Q इनिशियल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई, ये आई C1 V1 प्लस C2 V2। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे C1 और C2 को, तो एक से चार्ज दूसरे पे फ्लो होगा। और हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो चार्ज फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब चार्ज फ्लो होगा तो पोटेंशियल कैसा हो गया, दोनों का सेम, इसका भी V और इसका भी V। अब मान लेते हैं इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, वो होगी C1 इंटू V, और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू V। तो अब फाइनल चार्ज, तो Q फाइनल क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश की वैल्यू क्या है, C1 V, और ये हो जाएगा C2 V। और अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होना चाहिए। मतलब तो हम क्या लगा देंगे, Q इनिशियल शुड बी इक्वल टू Q फाइनल, C1 V1 प्लस C2 V2 शुड बी इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। यहाँ से V कॉमन आ जाएगा
तो C1 प्लस C2 इंटू वी, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से जो V की वैल्यू है वो आएगी V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? कॉमन पोटेंशियल। अब हमें पोटेंशियल पता लग गया तो हम फाइनल चार्ज भी दोनों पे पता कर सकते हैं। तो Q1 डैश क्या होगा? Q1 डैश होगा C1 इंटू दिस कॉमन पोटेंशियल, मतलब C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम दोनों पे चार्ज पता कर सकते हैं। तो अगर इनिशियल चार्ज कुछ है और हमें ये पता करना है कितना चार्ज आएगा, तो इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें जो दोनों का पोटेंशियल आया है कॉमन एक जैसा, जब क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जो सेम पोटेंशियल है दोनों का उसका नाम क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो एक बार नोट कर लीजिए आप इसको।